नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा खम्बागानी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ छोटे से ब्रेक के बाद फिर से जुड़े हुए शहजाद जी। और इस वक्त दिवाली की सेलिब्रेशंस पूरे भारत में, आपको पता है कि हमारे यहाँ राम के नाम पर कितने शहर हैं। और दीपावली नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, पूरे देश को यूनाइट करती है। भव्य तरीके से मंदिर सजाए गए हैं। राम मंदिर में जो चहक है वो तो देखने वाली है। बट मैं ज्यादा पॉइंट नहीं लूंगी, मैं कंट्रोवर्शियल मुद्दे पे आऊंगी, क्योंकि अगर वहां नहीं आई तो मजा नहीं आएगा। हमारी जब सेलिब्रेशंस होती है ना, तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है उनके पेट में मरोड़ उठ रही है, कुछ उस तरीके से। पटाखे हम फोड़ रहे हैं पर बम उनके मन में फूट रहा है। शिजाजी, अ वेरी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हैज कम फ्रॉम नन अदर देन, एंड आई वुड से सरप्राइजिंग नहीं है मेरे लिए, अखिलेश यादव। क्या है ये स्टेटमेंट और क्यों इट हैज बिकम अ पॉलिटिकल स्टॉर्म राइट नाउ? जी, ओवर टू यू। अ वेरी वार्म वेलकम। सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मैं हैप्पी दिवाली, दीपावली की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और सभी लोग एक साथ मिलकर बोले जय श्री राम। पर देखिए गायत्री जी, आपके साथ आज इतने पवित्र अवसर पर गायत्री नाम जितना पवित्र है उनके साथ हमें बातचीत करने का मौका मिल रहा है। ये तो राम संस्कृति है, इसलिए मैं राम के रंग में रंगा हुआ हूँ। पर कुछ लोग रोम संस्कृति से है। राम संस्कृति और रोम संस्कृति में बड़ा अंतर है। राम संस्कृति ये कहती है कि हम लोग जो है अयोध्या जी को दीपों से एक प्रकार से उसके प्रकाश में दुल्हन की तरह सजाकर प्रभु श्री राम के आगमन के लिए तैयारी करें। और यही हो रहा है पिछले कुछ वर्षों से, जब से मोदी जी और योगी जी की सरकार बनी है। कहाँ 1.5 लाख दिए से शुरू किया, आज 26 लाख दिए से अयोध्या जी दुल्हन की तरह जगमगाएगी। और अब तो दिवाली वाली, जो दिल्ली की दिवाली है वो भी पटाखे वाली और दिए वाली हो चुकी है। कर्तव्य पथ का आपने नजारा देखा होगा। पर कुछ ऐसी जमातें हैं हमारे देश में जो कहते हैं दिवाली में क्रैकर और दिए ना हो, जो कहते हैं होली में पानी ना हो। पर वो कभी ब्लडलेस ईद की बात नहीं करते, वो कभी ट्रीलेस क्रिसमस की बात नहीं करते। हिंदुओं पर ही ठेका है, खर्च होता है तो हिंदुओं का पैसा खर्च, ये जो हिंदुओं के त्योहारों पर खर्च क्यों हो रहा है। पर्यावरण नष्ट हो रहा है तो हिंदुओं के त्योहारों से ही पर्यावरण नष्ट हो रहा है। इतने सारे बकरे गाय वगैरह काटे जाए तो उससे प्रदूषण नहीं होता, उससे पर्यावरण पर नुकसान नहीं होता। पेड़ काटे जाए उससे पर्यावरण पर नुकसान नहीं होता। सैफई उत्सव में आपको मैं बताऊं, हर वर्ष 200 करोड़ रुपए खर्च होते थे। कुल मिलाकर 5 वर्षों में 1,000 करोड़ से ज्यादा खर्च हुए सलमान खान को नचवाने में। वो तो आपकी संस्कृति का हिस्सा है, वो तो अच्छा खर्च है। पर यहां पर कुछ 20-30 करोड़ रुपए अगर मैं कुम्हार, प्रजापति, ओबीसी समाज से, गरीब समाज से आने वाले जो लोग हैं अयोध्या के आसपास के ही अलग अलग गांवों से, उनके पास से दिए खरीद कर अयोध्या जी को जगमगाऊं और कीर्तिमान पूरी दुनिया में स्थापित करूं, जिससे कि टूरिज्म भी बढ़ता है, जिससे कि उनकी आमदनी, दिए खरीदते हैं तो उनकी आमदनी भी बढ़ती है, तो वो तो फिजूल खर्च माना जाता है। तो सोचिए ना, खान पर खर्च करना, हज हाउस पर खर्च करना, 200 करोड़ रुपए कब्रिस्तान पर खर्च करना सरकारी ओर से, वो तो अच्छा खर्च है। और अगर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पता है ये जो दिए है, 26 लाख दिए, ये पता है कौन सप्लाई कर रहा है? 26 लाख तो अयोध्या में राम जी की पैड़ी पर लग रहे हैं, पर इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ दिए लगेंगे। तो ये दिए कौन बनाता है? कुम्हार, छोटे छोटे आर्टिजन, छोटे छोटे उद्योग करने वाले हमारे जो लोग हैं। ये वोकल फॉर लोकल का और स्वदेशी प्रोडक्ट्स का यहाँ पे खपत हो रही है। और अखिलेश जी क्या बोलते हैं कि ये ओबीसी समाज से मत खरीदो, क्रिसमस की तरह लाइट लगाओ। मतलब कि ये पीडीए की बात करने वाले लोग, ये किस प्रकार से पीडीए समाज के रोजगार के भी खिलाफ है और सनातन के खिलाफ तो है ही। आपको तो पता है, लंबा इतिहास है। मठाधीश माफिया है, महाकुंभ नहीं मृत्यु कुंभ है, सनातन बीमारी है, रामचरितमानस को जला देना है, राम मंदिर को बुलडोजर से तोड़ देना है, राम मंदिर के जो राम भक्त आंदोलन के जो राम भक्त थे उन पे गोलियां चलानी है। तो आज जब सरयू, जिसको इन्होंने खून से लाल किया था, वो दीपकों से प्रकाश में हो रही है, तो इनके पेट में मरोड़ है, क्योंकि ये सनातन विरोधी मानसिकता है। आपको लगता है कि क्या ये बिहार चुनाव के लिए डायरेक्टेड है? और वैसे भी यूपी के चुनाव भी बड़ी दूर नहीं है। तो ये यादव, सॉरी नॉट यादव, बट एक पर्टिकुलर समुदाय है जिसको ये खुश करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं अभी से, ये दिवाली पे बयानबाजी करके। 100%। आप देखिए ना, अगर इनको विरोध करना है, अगर प्रिंसिपल विरोध है कि यार फिजूल खर्च होता है, और प्रिंसिपल विरोध है कि पर्यावरण के ऊपर असर पड़ता है, तो प्रिंसिपल विरोध ईद का भी करो ना, ब्लडलेस ईद बोलो ना। प्रिंसिपल विरोध ट्री कटते हैं क्रिसमस में, उसका भी तो करो ना। वो नहीं करेंगे।
करा क्या, केवल दिवाली से पहले आपने देखा होगा कि दिल्ली में भी 10 साल जब एक नॉन सनातनी सरकार, एक औरंगजेब के सामने सजदा करने वाली सरकार, जो एक रोहिंग्याओं को अपना मानने वाली सरकार, जो एक अमातुल्ला खान की और आजम खान की विचार से चलने वाली सरकार थी, तो 10 वर्षों तक और उससे भी पहले कैसे हिंदुओं को वंचित रखा गया कि वो दिवाली में क्रैकर्स भी ना जला सके। आज ये सरकार बदली है तो क्रैकर्स की अनुमति भी मिल चुकी है। दूसरी बात, अगर ये बिहार से रिलेटेड नहीं होता तो इससे पहले समाजवादी पार्टी का एक मूव आपने देखा होगा, इलेक्शन के टाइम पर चाहे कोई बुर्खा पहनकर जाए, कोई घूंघट पहनकर जाए, उसकी आइडेंटिटी की चेकिंग होती है। समाजवादी पार्टी जिसका बिहार में कोई स्टेक नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखकर क्या बोलता है, बुरखे वाली का चेकिंग ना हो, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के आदेश के खिलाफ जाकर जो आइडेंटिटी चेक करने का एक आदेश होता है, एक रूल होता है, वो फॉलो ना हो केवल बुरखे वाली के लिए। अगर आपका प्रिंसिपल होता तो आप बोलते घूंघट वाली का भी मत चेक करो, निजता का अगर आपको इतनी चिंता होती ना, केवल जिक्र उन्होंने लेटर में किया बुरखे वाली का। तो इससे ही पता चलता है कि जो लोगों ने हिंदू टेरर गढ़ा, वैसे कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता, जिन लोगों ने मुस्लिम आतंकियों को निकालने की पैरवी की और फिर कोर्ट ने उस पर रोक लगाई, जिन लोगों को सिमी में मासूम बच्चे नजर आते हैं, ये वही इकोसिस्टम है जो बार बार बीजेपी विरोध में हिंदू विरोध, सनातन विरोध, अयोध्या विरोध और अब तो पीडीए समाज का विरोध कर रहा है। भाई रोजगार किसको मिलेगा इससे? अब 25,000 करोड़ का टूरिज्म बढ़ा है जब से राम मंदिर बना, जब से राम मंदिर आया है, वहां पर जो 2-3-4 लाख पर्यटक जाते थे अयोध्या, पहले एक आगरा में एक वो सफेद मकबरा है, उसको देखने लोग जाते थे। आज 16 करोड़ लोग हमारे धार्मिक वजहों से और पर्यटन के लिए भी अयोध्या जा रहे हैं। इससे किसका भला हो रहा है? अयोध्या में हर एक निवासी का, अयोध्या में जो गरीब समाज रहता है उसका, टूरिज्म से, लॉजिस्टिक्स से, ऑयल सप्लाई से, ये जो दीप बन उससे इनका ही भला हो रहा है। तो उसका भी विरोध कौन कर रहा है? यही मानसिकता वाले लोग जो खान को नचवाने में अपनी संस्कृति का संरक्षण देखते थे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग आपने ये चीज नोटिस की है क्या, समाजवादी पार्टी एंड द यादवस, लालू प्रसाद यादव, अखिलेश यादव, ये लोग मिलकर यादवों को मेन हिंदू से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ ऐसी चेष्टा चल रही है क्या इनकी? क्योंकि वहां पर भी लालू यादव, अखिलेश यादव, सॉरी, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, और यहाँ पर भी ये अखिलेश यादव। ऐसा लगता है जैसे यादव हिंदूज के नहीं, क्योंकि इस पे तो इनको सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था, यदुवंशी राम की बात की जाती है। देखिए ऐसा है, पहले तो अखिलेश यादव हो या तेजस्वी यादव हो, लालू यादव हो, ये यादव समाज के प्रतिनिधि नहीं है, ये अपने परिवार के प्रतिनिधि है। इनको क्या यादव समाज से भी कोई और व्यक्ति स्वीकार्य है क्या? जैसे कि समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष मुलायम सिंह जी, फिर उसके बाद अखिलेश जी, उसके बाद उनके पुत्र होंगे। और यहाँ पर भी आरजेडी के अध्यक्ष कौन? लालू जी, राबड़ी जी, राबड़ी जी के बाद तेजस्वी जी, उसके बाद उनके भाई बहन ही होंगे। तो इनको तो पप्पू यादव भी नहीं जमता भाई। पप्पू यादव को स्टेज से धक्का मार के निकाला था ना, पप्पू यादव भी तो यादव है। यदुवंशी लोग तो जो है उनको कोई हिंदुओं से अलग नहीं कर सकता। ये तो गौपालक है और ये तो वो समाज है जो गौ रक्षा, गौ सेवा में सबसे ज्यादा उन्होंने कार्य किया है, योगदान दिया है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यादवों का, यादव समाज का कोई ठेका या कॉन्ट्रैक्ट इनके पास नहीं है। क्या भूपेंद्र यादव को यादव नहीं मानते क्या? क्या मोहन यादव को यादव नहीं मानते क्या? क्या नित्यानंद राय जी को यादव नहीं मानते क्या? हमारी पार्टी में जितना यादव समाज के, और वो भी ऐसे लोगों को जो किसी परिवार से नहीं आते, जितना उनको सम्मानित किया है, उतना तो किसी इन तथाकथित जो यादवों की पार्टी करते हैं उन्होंने भी नहीं किया है। दूसरी बात, अगर ये सच में इस समाज से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं तो इस समाज की भावना किससे सबसे ज्यादा जुड़ी हुई है? 3-4 विषय है। गौ रक्षा, पर ये गौ रक्षकों को गाली देते हैं, गौ सेवा को गाली देते हैं। ये तो कहते हैं कि गौ जो गौशाला है वहां से बदबू आती है, पर इत्तर की खुशबू इनको बहुत अच्छी लगती है। स्टेटमेंट है अखिलेश यादव का। दूसरा, चारा घोटाला किसने किया भाई? गौ माता का चारा चुराने का काम लालू जी ने किया। तो ये कैसे गोपालक हो सकते हैं? ये कैसे गौ सेवक हो सकते हैं? तीसरी बात, आप बता दीजिए कि यादव समाज से आने वाले गरीब लोगों को भी जो नौकरियां ग्रुप सी ग्रुप बी की रेलवेज में मिलनी थी,
उसके एवज में उन्होंने जमीन उस यादव समाज के ही लोगों की हड़पी है। तो ये यादव समाज के कैसे हुए? चौथी बात, चाहे द्वारका जी हो, चाहे इंद्रप्रस्थ हो, मतलब आज की दिल्ली या द्वारका जी गुजरात, दोनों के उत्थान में सबसे ज्यादा योगदान किसका? नरेंद्र मोदी जी का। द्वारका जी गए कौन? वो आपने देखा होगा कि वहां पर भी जाकर उन्होंने जब पूजा की तो राहुल गांधी ने कहा कि द्वारका में जाकर नाटक किया, और जो सो कॉल्ड यदुवंशी के सबसे बड़े पैरोकार है, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। राहुल गांधी ने किस प्रकार से अपमानित किया द्वारका में हमारी आस्था को, उसके विषय में एक शब्द अखिलेश जी ने नहीं बोला। उसके बाद आप पूछिए उनसे, अखिलेश जी से, कि जब आप इतने बड़े नुमाइंदे या हिमायती बताते हैं अपने आप को, तो आपका क्या स्टैंड है कृष्णा मंदिर और कृष्ण जन्मभूमि पर? कृष्ण जन्मभूमि पर तो अखिलेश यादव के सांसदों ने स्टैंड लिया है कि यदि मथुरा की तरफ देखा भी, यदि वृंदावन की तरफ देखा भी, तो हम लोग जो है बहुत बड़ा आंदोलन कर देंगे। ये उनके बर्क साहब का बयान था। तो सीधा सीधा उन्होंने चुनौती दी। तो क्या वो उसके साथ है? हम तो खुलकर बोलते हैं कि भाई राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बना, कृष्ण जन्मभूमि पर कृष्ण मंदिर होना चाहिए। और कृष्ण जन्मभूमि के ऊपर जो है, मतलब जिस प्रकार से वहां पर एक सो कॉल्ड विवाद पैदा किया गया है, वो तो विवाद पैदा करने वाले लोगों के पक्ष के साथ है। और जबकि सारे प्रमाण सामने हैं, तो स्टैंड लेने को तैयार है अखिलेश यादव। तो वहां पर तो वो यादवों के हितों को नहीं, अपने वोट बैंक के हितों को देखते हैं। तो इसीलिए ये यादवों के शुभ चिंतक या यादवों के नुमाइंदे या प्रतिनिधि नहीं है, ये अपने परिवार के प्रतिनिधि है। और लास्ट बात, एएमयू में ओबीसी समाज को आरक्षण मिलता था। कई प्रदेशों में जो ओबीसी समाज के आरक्षण है, उसको काट काट कर मुस्लिमों को दे देना, एएमयू में तो खत्म ही कर दिया। तो किसको नुकसान हुआ? एससी एसटी ओबीसी यादव समाज को नुकसान हुआ। अभी कर्नाटका में मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं, तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण, तो किसके अधिकार से जा रहा है? वो किसके कोटे से जा रहा है? ओबीसी, मतलब यादवों के। तो इसीलिए ये यादवों के नहीं, ये अपने परिवार के। आपने कहा कि ये यादव तो हो ही नहीं सकते हैं, तो अगर नहीं, मैं मैंने धर्म की कहा कि बात ये यादवों के हितों के साथ नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव से, वो कौन रिप्रेजेंटेटिव से। किधर से, मैं नहीं बताता। हाँ, ये बात तो देखिए शहजाद जी आप तो नहीं बोलेंगे क्योंकि आप एक लाइन से बंधे हुए हैं, बट इसीलिए ऑल्टरनेट मीडिया है क्योंकि हम यहाँ खुलकर बोलते हैं। इनकी जो मैडम है वो भी जिस तरीके से वो ड्रेसअप होती हैं, वो हिंदू नारी कम और मुझे वाटिकन की ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव लगती चलिए, मैं इसमें मैं नहीं जाना चाहता, और मैं महिला के ड्रेसिंग पे तो मैं कोई कमेंट नहीं करता। हाँ, हालांकि ये जरूर बात है कि कुछ लोग तो चाहते हैं कि बच्चियां क्लासरूम के अंदर भी हिजाब पहने। उनका डबल स्टैंडर्ड दिखाई देता है कि मुस्लिम बच्चियों के लिए तो ड्रेस कोड प्रिस्क्राइब करते हैं क्लासरूम के अंदर, फिर जो उनको ठीक लगता है वो अपना पहने, पर दूसरों के लिए फिर ड्रेस कोड मत प्रिस्क्राइब करो जो कि 1000 साल पुराना है। ये मेरा सिर्फ कहना है, मैं और इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं यहाँ पे एक चीज़ जानना चाहती हूँ, क्या इन्होंने ये बयान इस वक़्त जानबूझकर दिया है इन ऑर्डर टू गेट वायरल एंड टू कंसोलिडेट द वोट बैंक, हिज़ वोट बैंक? 100%। आप उनका पैटर्न देखो ना मैडम। देखिए, 2024 का चुनाव जिस प्रकार से उन्होंने संविधान के विषय पर और कुछ और विषयों पर दिग्भ्रमित करके थोड़े से वोट ले ली, उसके बाद हरियाणा हारे, महाराष्ट्र हारे। महाराष्ट्र में तो खुली अपील इन्होंने वोट जिहाद की थी, पर क्योंकि हिंदू समाज एक रहा और वो नारा चल पड़ा कि ना बटेंगे ना कटेंगे, या एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। उसके बाद आपने महाराष्ट्र हरियाणा के चुनाव में नतीजे देखे, और अब वो बिहार में भी नजर आ रहा है। तो इसीलिए हिंदुओं को बांटो जाति में, और मुस्लिम वोट बैंक को एक करो की राह पर ये चल पड़े, इसलिए वक्फ के नाम पर दंगे करवाए। फिर हमने देखा कि किस प्रकार से इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी विरोध किया, पहलगाम में पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया, और अब यहाँ पर सीए का विरोध तो करते ही थे। अब यहाँ पर जिस प्रकार से इन्होंने एक और ये बुरखा की चेकिंग नहीं होनी चाहिए चुनाव में, वहां पे मतलब वोट चोरी का ये लोग ही आरोप लगाते हैं, पर यहाँ पर वोट चोरी की खुली छूट मिले। तो ये ऐसे ही मुद्दे उठा उठा के वो मुस्लिम समाज को भड़काने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और इसी का एक हिस्सा ये पूरा विषय है कि भाई देखो, दिवाली में तो दीप ना खरीदे जाए, अयोध्या जी को ना प्रकाश में किया जाए, पर हज हाउस बनाया जाए, हज के लिए सरकार पैसा दे। ये कैसा दोहरा मापदंड है? जी, इसी को कहते हैं फेस्टिवल पॉलिटिक्स फॉर पोल स्ट्रैटेजी। ये इन लोगों का नया आई थिंक स्ट्रैटेजी है कि जब-जब हिंदुओं के फेस्टिवल्स आते हैं, चाहे नवरात्रा हो, दशहरा हो, दिवाली हो, होली हो, सबके ऊपर इनका यही होता है। अच्छा एक चीज़ और है इंटरेस्टिंग शहज़ाद जी आपने नोटिस किया होगा इस बार राहुल जी का कोई बयान नहीं आया है। लगता है यादव जी अखिलेश यादव और राहुल इस वक़्त
अपना वोट दिखाने के चक्कर में अनफॉर्चुनेटली दोनों का वोट बैंक सेम है। जी। नहीं, देखिए राहुल गांधी तो निश्चित रूप से इस बयान को एंडोर्स ही करेंगे ना। मैंने जब बात की कि राम और रोम संस्कृति की, तो देखिए हम जो है हम जय श्री राम बोलने वाले लोग हैं। आपने राहुल गांधी के मुख से कभी जय श्री राम सुना है? और मैं आपको चुनौती देता हूं, चाहे जितने वर्ष निकल जाए राहुल गांधी कभी जय श्री राम नहीं बोल सकते, पहली बात। दूसरी बात, राम मंदिर वो गए नहीं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोलना, राम जी के अस्तित्व पर सवाल खड़े करना, देवता भगवान नहीं होता है, कृष्ण जी ने अर्जुन को जिहाद सिखाया, ये कांग्रेस का ज्ञान। फिर किस प्रकार से उन्होंने हिंदू टेरर की शब्दावली जड़ी, किस प्रकार से हिंदू टेरर में लोगों को फंसाया और पाकिस्तान और इस्लामिक जिहाद को क्लीन चिट दिया। तो राहुल गांधी तो बड़े मियाँ हैं और अखिलेश छोटे मियाँ हैं। अब क्या बड़े मियाँ छोटे मियाँ की बातों को इनकार करेंगे? वो तो बोल रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, तुम यूपी का कॉन्ट्रैक्ट संभालो, अभी मैं फिलहाल बोगोटा में बिजी हूं, तो मैं जब आऊंगा तब मैं कॉन्ट्रैक्ट वापस ले लूंगा। तो ये वोट बैंक की जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर है। अभी तो एक स्टेक होल्डर बोला है, तेजस्वी भी वही बोलते हैं, राहुल भी वो बोलते हैं, ये सब नेपोकिड्स है, नेपोकिड्स ऑफ डायनेस्टी एंड तुष्टिकरण। जी, एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसा लग रहा है कि उधर तेजस्वी यादव की पार्टी और इधर अखिलेश यादव की पार्टी, इन दोनों का जो तालमेल है बड़ा अच्छे से बैठ रहा है, एंड दैट टू विदाउट राहुल, दैट टू विदाउट युवा नेता। जी। देखिए ऐसा है, राहुल गांधी जो है वो दरअसल आधुनिक काल के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, विक्रम बेताल जो एक जोड़ी है ना, तो ये रीजनल पार्टी विक्रम है और कांग्रेस और राहुल बेताल है। अब सोचिए ना क्या हुआ, बिहार चुनाव में बड़ी पार्टी कौन सी थी इनके गठबंधन में? आरजेडी थी। पर आरजेडी को पूरा डिस्ट्रैक्ट करके राहुल गांधी लाइमलाइट लूट गए वोट चोरी के मामले पर। फिर वो खुद निकल गए बगोटा, और अब मामला सिर्फ वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी का रहा, और बाकी सारे मुद्दे जो है वो गौण हो गए। अब तेजस्वी जी ने उनके सामने वोट चोरी वोट अधिकार यात्रा के बाद उनसे पूछा कि राहुल जी, मैं तो आपको प्रधानमंत्री पद के लिए नॉमिनेट करता हूं, आप मुझे सीएम पद के लिए नॉमिनेट कीजिए। तो राहुल गांधी ने नहीं किया, तेजस्वी जी के चेहरे को मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि ये दोनों जो है, वैसे तो ये लोग एक ही वोट बैंक के, मतलब वो कहते हैं ना, एक अनार 100 बीमार है, ये सब बीमार एक ही अनार के पीछे है। अब कभी उनको लगता है कि मेरा अनार छिन ना जाए किसी और के हाथों, तो अब राहुल गांधी जो है वो क्या कर रहे हैं कि वो हर एक व्यक्ति के पीठ पर चढ़कर अपना अनार वापस ले रहे हैं, और जैसे उनको उनका अनार मिल जाता है वो उसको बीमार करके छोड़ देते हैं। अब तेजस्वी जी और आरजेडी देखो कहां क्या स्थिति हो गई। पहले फेज का नॉमिनेशन खत्म हो चुका है, ठीक है, 121 सीट्स का, दो फेज में बिहार चुनाव है। 121 सीट्स जब मतलब उसकी नॉमिनेशन डेट खत्म हो गई है, डू यू नो दैट महागाठबंधन, नॉट गठबंधन, गांठ, गांठ होती है ना, गांठ, जी। महागाठबंधन, महागाठबंधन ने अभी तक ये नहीं ऐलान किया है कि कौन सी पार्टी कितनी सीट पे लड़ेगी, किस सीट पे लड़ेगी, कौन प्रत्याशी होगा, तेजस्वी चेहरे होंगे नहीं होंगे, वीआईपी साथ में नहीं है। अभी आज जेएमएम ने पार्टी अलायंस छोड़ दिया है। लेफ्ट कांग्रेस और आरजेडी 10-12 ऐसी सीटें जहां पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है, बोले नहीं मैं लड़ूंगा, नहीं नहीं मैं लड़ूंगा। तो ये बन चुका है महागाठबंधन। एक तरफ एनडीए मिशन और विजन के साथ चल रहा है, दूसरी तरफ ये कमीशन, करप्शन, एम्बिशन और पोजीशन की वजह से डिवीजन वाले। और आज तो आपने देखा होगा कि आरजेडी के 2-3 नेताओं ने टिकट चोरी का आरोप लगाया है कि भाई हमसे पैसे लिए गए और टिकट बेच दिया गया, संजय यादव जो हरियाणा से उनके द्वारा, ऐसे आरोप लगाए। कांग्रेस में भी आपने पटना एयरपोर्ट की तस्वीरें देखी है। तो एक तो इनमें गुत्थम गुत्थी, मारा मारी, हाथापाई, कुटाई पिटाई सब कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ राहुल गांधी चले बगोटा और तेजस्वी को अपने हाल पे छोड़ दिया। और राहुल गांधी जो है वो आधुनिक काल के, जैसे वो कांग्रेस परजीवी है और राहुल गांधी बेताल है। हमने ये देखा है कि इन्होंने हिंदुओं के खिलाफ बयानबाजी की। हमने ये देखा ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पे जब जिस वक़्त कोई पॉलिटिकली मैच्योर्ड इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं देगा। ऐसा क्यों लगता है कि अखिलेश यादव का स्टेटमेंट राहुल के खिलाफ भी था वो? क्योंकि जब आप ये बोल रहे हैं कि आप वेस्ट कर रहे हैं, आप लाइटें लगाइए क्रिसमस पे, तो बेसिकली ही इज़ टारगेटिंग राहुल का स्ट्रैटेजी आल्सो एट द सेम टाइम टू ब्रिंग हिम डाउन कि जब आप यूपी के इलेक्शंस में आएँगे, तब आपको समेट के रखना है, वो हाल नहीं करना है जो तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की फैमिली का हुआ। जी। सो ही इज़ ट्राइंग टू देखिए टेक अवे देखिए हिज़ राहुल लाइमलाइट।
लाइट की बात है तो हो सकता है कि इसमें अखिलेश जी भी सोच रहे हो कि मैं एक ऐसा बयान दे दूं जिससे कि मुस्लिम वोटों का असली, वो कहते हैं ना कि थोक विक्रेता, होलसेल और रिटेलर मैं ही बन जाऊं। तो ये उनके अंदर प्रतिस्पर्धा है कि मैं बड़ा मियां बनूं या मैं बड़ा मियां बनूं, मैं छोटा मियां, मैं तू बड़ा मियां। तो ये कंपटीशन जो है, प्रतिस्पर्धा है वोट बैंक की, कंपटीशन फॉर तुष्टीकरण, इसके चलते ही कंपेटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स तो चलती रहती है। और राहुल गांधी आजकल बहुत बड़ी कैप कंपेटिटिव अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहे थे, तो अब अखिलेश को लगता होगा कि भाई तेजस्वी का तो कैप छिन गया, कम से कम मैं अपनी कैप बनाए रखूं। तो कैप पॉलिटिक्स में इन दोनों का कंपटीशन चल रहा है। हो सकता है इस दृष्टिकोण से ये बयान दिया गया है कि असलियत में मैं ही बड़ा मियां हूं उत्तर प्रदेश में, ये प्रूव करने की कोशिश हो सकती है। जी। आखिरी एंगल में उसमें क्वेश्चंस लूँगी। एसआईआर से इस वक़्त अखिलेश यादव बहुत डरे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन के नाम से सर काँप रहे हैं। जो बिहार में होगा उसका रिpercussion यूपी की तरफ उनको लग रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये किधर जा रहा है मामला? जी। देखिए, एसआईआर में तो कंफ्यूजिंग स्थिति है ना इनके महागठबंधन की। वैसे तो कहते हैं कि एसआईआर मेन मुद्दा है, फिर कहते हैं कि भाई एक भी अपील फाइल नहीं करनी जो एसआईआर एक्सरसाइज हुई। फर्स्ट फेज हो गए नॉमिनेशन के, फर्स्ट फेज नॉमिनेशन हो गए, तब तक तो इन्होंने एक अपील फाइल नहीं की उस वोटर लिस्ट के खिलाफ, मतलब वो वोटर लिस्ट को मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे नहीं लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला यू हैव पैशन विदाउट रीजन, और एक एफिडेविट भी प्रशांत भूषण ने झूठा दिया था, उसको भी फटकार लगाए। तो कोर्ट में तो कुछ साबित नहीं हुआ। ये बोलते हैं एसआईआर मेन मुद्दा है, जमीन पे ये मेन मुद्दा है नहीं। अब एसआईआर होने के बाद 45 लाख वोट जो डिलीट हुए उसके बाद अब जो है राहुल गांधी वोट चोरी कह रहे हैं, मतलब वो एसआईआर के पक्ष में है या एसआईआर के खिलाफ है, वो क्लियर ही नहीं हो पा रहा। तो दरअसल मामला ये है कि देखो एसआईआर एक्टिविटी कहां होनी है, क्या होनी है, ये तो इलेक्शन कमीशन तय करेगा। पर इनके पास आज कौन से प्रमाण है कि कुछ गलत हुआ? अगर गलत हुआ तो 45 लाख में से 4500 तो एफिडेविट दे देते। और आज सैम पित्रोदा का भी बयान आया कि हम ना इलेक्शन कमीशन की मानते हैं ना सुप्रीम कोर्ट की मानेंगे। अब इन्होंने महाराष्ट्र में आरोप लगाए, कुछ नहीं निकला। उन्होंने महादेवपुरा में आरोप लगाए, कुछ नहीं निकला। इन्होंने आनंद में आरोप लगाए, कुछ नहीं निकला, कोर्ट ने रिजेक्ट किया। और असली वोट चोरी कौन कर रहा है? अभी कांग्रेस के तेलंगाना के नेता नवीन यादव ने फेक वोटर आईडी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया, उन्हीं को प्रत्याशी बना दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस के एक एमएलए नंजे गौड़ा कन्विक्ट हुए कर्नाटक हाईकोर्ट में कि उन्होंने वोट चोरी की है। और कांग्रेस का तो पुराना इतिहास है वोट चोरी का। भाई 1975 में इंदिरा जी कन्विक्ट हुई, 1987 के जम्मू कश्मीर चुनाव रिग किए ये कहते हैं शशि थरूर, 1990s में बूथ में चोरी करते थे जब ईवीएम मशीन नहीं थी, ये बयान है संदीप दीक्षित से लेकर जी परमेश्वर का। तो असली वोट चोर महाचोर तो ये लोग हैं, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी। इलेक्शन कमीशन की जो एसआईआर हो रही है, इससे अखिलेश यादव की छवि को बड़ा झटका लगेगा क्या? आपको ऐसा लगता है? नहीं, किसी की छवि को क्यों झटका लगेगा? किसी की छवि को झटका देने के लिए एक्सरसाइज थोड़ी है। झटका तब लगता है कि जब आपके पास प्रमाण नहीं होते, आप संविधान की बात करते हो और संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ आप सुपारी बम फोड़ने की कोशिश करते हो, हिट एंड रन करते हो, और फिर आपके झूठ साबित होते हैं सारे आरोप। तब आपकी छवि पर नुकसान होता है। अब अखिलेश यादव जी को तय करना है कि उनको इलेक्शन कमीशन और संवैधानिक संस्थाओं पे कुठाराघात करना है, या एक समय पर संविधान के बचाव के लिए इंदिरा जी के खिलाफ, उस अलोकतांत्रिक मानसिकता के खिलाफ उनकी भी पार्टी ने योगदान दिया था, उनको उस श्रेणी में रहना है। वो संविधान विरोधी है या संविधान सेनानी है, उनको तय करना है। तो ये जो एसआईआर होगा इसका क्या असर पड़ेगा 2027 के देखिए, इलेक्शन पे? एसआईआर एक्टिविटी का क्या असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये मुझे नहीं पता। ये इलेक्शन कमीशन का दायित्व है करना। ये किसी के भले या नुकसान के लिए नहीं किया जाता। इलेक्शन की जो ड्यूटी है वो इलेक्शन कमीशन की है। इलेक्शन में केवल भारत के नागरिक वोट कर सकते हैं। भारत के नागरिक को वोट करने का अधिकार प्रॉपरली मिले, एक रोल हो, इलेक्टोरल रोल बने जिसमें कि प्योरिटी हो, इंटेग्रिटी हो, जिसमें कि कोई खामियां ना हो, ये तय करना इलेक्शन कमीशन का दायित्व है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है इलेक्शन कमीशन इज डूइंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट से किसी के ऊपर असर पड़ता है नहीं पड़ता है वो चिंता नहीं होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट पूरा करना उनका दायित्व है, धर्म है, और वो निभा रहे हैं।
ये दिवाली का स्टेटमेंट तो ख़ैर याद नहीं रहेगा क्योंकि बीच में एक और दिवाली आ जाएगी। अखिलेश यादव को देखते हैं अगले तक मुझे लगता है तब तक थोड़ा रिफ़ॉर्म कर लेंगे क्योंकि हिंदू वोट बैंक इतनी जल्दी वो जाने नहीं देंगे। अब अभी का जो लगता है वो पूरा का पूरा शहज़ाद जी वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग मोर टुवर्ड्स द टॉपिक? जी। नहीं, आई थिंक इट्स इनफ, बहुत लंबा हो जाएगा। जी, जी। थैंक यू सो मच शहज़ाद जी बट दिस इज़ अ पॉलिटिकल स्टॉर्म क्योंकि अखिलेश यादव ने ऑलरेडी 2027 के इलेक्शन के लिए बिगुल बजा दिया है और अपने भाई मतलब ऑब्वियसली मुँह बोले भाई तेजस्वी यादव के लिए पिचिंग करने की कोशिश की है बाय कमेंटिंग ऑन दिवाली। देखते हैं आगे क्या निकल कर आता है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, जय हर हिंद, हर जय श्री महादेव। राम। सभी लोग अपने घर में दिवाली मनाएँ, दीप लगाएँ, प्रभु श्री राम के आगमन के लिए तैयारी करें और जोरदार पटाखे फोड़ें। दिल्ली के लोग तो और भी पटाखे फोड़ें। जी, ग्रीन धन्यवाद। क्रैकर्स। ग्रीन क्रैकर्स डन। या देखो एक ग्रीन दूँगा। से आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, ग्रीन क्रैकर है। जी, बिल्कुल चलिए, सही। थैंक ओके, यू। जय श्री राम। जय श्री जय राम। श्री राम।